नेक्स्ट पढ़ेंगे नेम समिट से रिलेटेड। तो 19th नेम समिट हुई है युगांडा में। युगांडा एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। और ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, रवांडा, ये वाला, ठीक है। इससे ऊपर है युगांडा। लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड का मतलब है कि वो ओपन सी से बाउंड्री शेयर नहीं करती, किसी भी ओपन सी या ओशियन से बाउंड्री शेयर नहीं करती, ठीक है। और इसके नीचे हमने इस लेक को पढ़ा था, लेक विक्टोरिया, जो नील रिवर का मेन सोर्स है, ठीक है। और ये लेक पढ़ी थी हमने लेक तंगनिका, ये वाली लेक लॉन्गेस्ट लेक पढ़ी थी, ठीक है। और सेकंड डीपेस्ट पढ़ा था, और डीपेस्ट कहाँ है? लेक बैकाल। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सुपीरियर, और इंडिया में वुलर लेक, ठीक है। युगांडा की कैपिटल है कंपाला। यहीं पे नेम समिट हुई है। नेम की फुल फॉर्म है नॉन अलाइन मूवमेंट। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। इन्हीं को फॉरेन मिनिस्टर भी बोल देते हैं। फॉरेन मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दोनों सेम ही चीज है। डॉक्टर एस जयशंकर। नेक्स्ट लिखना, नेम मूवमेंट की जो समिट हुई है 2024 में हुई है युगांडा, उसकी कैपिटल कंपाला में, ठीक है। और अब पहले ही देखते हैं नेम क्या है, नॉन अलाइन मूवमेंट। नेम जो है ये कोल्ड वॉर के टाइम पे स्टार्ट हुआ था। कोल्ड वॉर 1950 से और 1991 तक चला था, ठीक है। ये पहले भी पढ़ा था हमने कोल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ 1939 से 1945 में, तो उसके बाद वर्ल्ड बाइपोलर वर्ल्ड था। उसके बाद बाइपोलर वर्ल्ड। बाइपोलर का मतलब होता है दो पोल थे वर्ल्ड में, ठीक है। दो पोल कैसे थे? एक तो यूएसए और उसकी अलाइड कंट्रीज का ब्लॉक था, ब्लॉक का मतलब ग्रुप, और एक यूएसएसआर और उसकी अलाइड कंट्रीज का ब्लॉक था। ये ब्लॉक वो था जो कैपिटलिज्म में बिलीव रखता था, यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, ठीक है। कैपिटलिज्म यानी फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। और यूएसएसआर ब्लॉक जो है वो कम्युनिज्म में बिलीव रखता था। फ्री मार्केट इकोनॉमी का क्या मतलब होगा? क्या मतलब होगा फ्री मार्केट इकोनॉमी? हाँ, मैंने बोला ना वर्ड, फ्री मार्केट इकोनॉमी में बिलीव रखता था कैपिटलिज्म ग्रुप। ये वाला ग्रुप जो है इट बिलीव ऑन फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम है लेसाई फेयर पॉलिसी। LAISSEZFAIR पॉलिसी, लेसाई फेयर पॉलिसी होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी, जो कैपिटलिज्म फॉलो करते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट
किस चीज में मिनिमम इंटरवेंशन? ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओनरशिप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में गवर्नमेंट का मिनिमम इंटरवेंशन रहेगा। मतलब आप क्या बनाना चाह रहे हो, कितना बनाना चाह रहे हो, किस प्राइस पे सेल करोगे, गवर्नमेंट किसी चीज को कंट्रोल नहीं करेगी। ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट कंट्रोल। जैसे 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट, तो उन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट मिनिमम होगी, लोग कम होंगे गवर्नमेंट में, लेकिन वो डिलीवर ज्यादा करेगी। ठीक है, जो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, इसमें सबसे बड़ा हर्डल, रुकावट होता है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है एक्सेसिव पेपर वर्क। जब किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़े, तो उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म, एक्सेसिव पेपर वर्क। लेट्स सपोज आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, तो उसको आपके लिए आपको 10 तरह के डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। ठीक है, तो रेड टेपिज्म सबसे बड़ी हर्डल होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बाइपोलर वर्ल्ड था। ठीक है, ये आप लोगों की पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है नेक्स्ट क्लास में, बाइपोलर वर्ल्ड। ठीक है, यूएसए और उसके अलाइड ब्लॉक एक थे, यूएसएसआर और उसका अलाइड ब्लॉक एक था। अलाइड मतलब फ्रेंडली। ये कैपिटलिज्म की फिलॉसफी को फॉलो कर रहे थे और ये कम्युनिज्म की फिलॉसफी को फॉलो कर रहे थे। कैपिटलिज्म के फादर हैं कैपिटलिज्म एडम स्मिथ, जिन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में। फादर ऑफ कैपिटलिज्म एडम स्मिथ, बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस 1776। इनको फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी बोला जाता है और फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी इन्हीं को बोला जाता है। और सोशलिज्म और कम्युनिज्म के फादर थे कार्ल मार्क्स। सोशलिज्म और कम्युनिज्म, सोशलिज्म इनके बीच की फिलोसफी है। मतलब अगर हमको इसको एक एंड ये मान लें और एक एंड ये मान लें, दो अपोजिट एंड हैं, तो इनके बीच की फिलोसफी वो बोलते हैं सोशलिज्म। मतलब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे और कुछ कंट्रोल कर ले, तो वो होता है सोशलिज्म। जो आप लोगों ने पढ़ा था गौतम बुद्ध का कौन सा मार्ग था? मध्य मार्ग। क्या पढ़ा? मिडिल पाथ। ठीक है, सो इट्स लाइक मिडिल पाथ, बीच में है, एक्सट्रीम एंड पे नहीं जा रहे आप। हाँ, ठीक है, तो ये बाइपोलर वर्ल्ड था। तो यूएसए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने साथ मिलाना चाह रहा था, यूएसएसआर ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने साथ मिलाना चाह रहा था। कौन सी कंट्रीज को? ये 1950s के अराउंड की बात है, जब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एशिया में और यूरोप में डीकोलोनाइज हो रही थी। ठीक है, क्या मतलब होता है बोल के डीकोलोनाइज का? नहीं पता। हाँ, यस, मतलब कोलोनाइज का मतलब होता है when a country take over another country for economic and political gain, उसको बोलते हैं colonization। जैसे we were colonized by the Britishers, colonization का मतलब होता है when one country take over another country for political and इकोनॉमिक फिजिकल टेक ओवर। कोलोनाइजेशन का मतलब फिजिकल टेक ओवर ऑफ वन कंट्री बाय अनदर कंट्री फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गेन।
पॉलिटिकल गेन लेना है और इकोनॉमिक गेन लेना है, उसके लिए एक कंट्री दूसरी कंट्री को फिजिकली टेक ओवर कर देती है। फिजिकली टेक ओवर का मतलब वो वहां जाके वो रहने लग जाते हैं, ठीक है। कोलोनाइजेशन आज के टाइम पे भी होता है, जब हम लोग मैकडोनल्ड का बर्गर खा रहे हैं, जब हम लोगों को ये है कि भाई बर्गर चाहिए तो क्या है, मैकडोनल्ड नाम ध्यान में आता है, तो वो भी कोलोनाइजेशन है। वो लोग भी इकोनॉमिक गेन ले रहे हैं, पॉलिटिकल गेन ले रहे हैं, दूसरी कंट्री से हैं, इसको बोलते हैं मॉडर्न कोलोनाइजेशन। आज के टाइम पे मॉडर्न कोलोनाइजेशन है। जब हम सर्च इंजन के लिए गूगल का यूज कर रहे हैं तो वो कोलोनाइजेशन है। अगर हम एक तरह से उनकी कॉलोनी बन गए हैं, वो हमें हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल गेन ले रहे हैं, इकोनॉमिक गेन ले रहे हैं। इकोनॉमिक कैसे ले रहे हैं, पैसा मिलता है उनको, ठीक है, एड से पैसा मिलता है, बाकी अदर्स उनके सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू के। और पॉलिटिकल गेन कैसे लेते हैं, वो हमारी पॉलिटी में इंटरफेयर करते हैं पैसे की हेल्प से, तो वो मॉडर्न कोलोनाइजेशन है, ठीक है। तो इसको नियो कोलोनाइजेशन बोलते हैं आज के टाइम का, कि कोलोनाइजेशन आज भी है आज के टाइम पे, लेकिन फिजिकल टेक ओवर नहीं होता, ठीक है। लेकिन कॉलोनी आज भी है। इंडिपेंडेंसी जो जितनी पहले थी वो नहीं है अभी। टाइम के साथ जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, फेसबुक, गूगल, ठीक है, मैकडोनल्ड, जिनके हम यूज टू हो गए हैं, जिनके बिना लगता है कि सर्वाइवल नहीं है पॉसिबल आज के टाइम, आज की लाइफ में, तो वो भी एक तरह का कोलोनाइजेशन है, ठीक है। वो मॉडर्न कोलोनाइजेशन है। लेकिन तो ये कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा यूरोप, यूएसए और यूएसएसआर ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को अपने साथ मिलाना चाह रहे थे। तो उस टाइम पे इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीटो फ्रॉम युगोस्लाविया एंड गैमल अब्दुल नसीर फ्रॉम इजिप्ट, इन तीन लीडर्स ने, मेनली ये तीन लीडर थे, ये तीनों कंट्री भी डीकोलोनाइज हुई थी। तभी इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हम ना तो इनके साथ जाएंगे और ना इनके साथ जाएंगे, हम नॉन अलाइन रहेंगे। अलाइन होता है किसी के साथ जाना, टू बी विद समवन। अलाइन मतलब टू बी विद समवन, ठीक है। नॉन अलाइन रहेंगे कि हम ना इनके साथ जाएंगे ना इनके साथ जाएंगे। तो ये तीन मेन फाउंडर हैं, की लीडर हैं नेम मूवमेंट के, नॉन अलाइन मूवमेंट। ये भी 12th में आपका पूरा चैप्टर है, नॉन अलाइन मूवमेंट, पॉलिटिकल साइंस में। is a group of state that not formally aligned with or against any major power bloc. Major power bloc दो ही थे, ना तो ये इनके साथ जाएंगे और ना ही इनके अगेंस्ट में जाएंगे, ये नॉन अलाइन रहेंगे। और ये मेन चीज जो हुई थी कोल्ड वॉर के टाइम पे हुई थी। कोल्ड वॉर क्या था, इन दो ग्रुप के बीच में एक प्रॉक्सी वॉर था, ठीक है, डायरेक्ट वॉर नहीं था, इट वाज ए प्रॉक्सी वॉर, ठीक है। किस किस के बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। कब खत्म हुआ, 1991 में, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो नेक्स्ट 12th में हम यूएसएसआर भी पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है यूएसएसआर का, वो कैसे यूएसएसआर बना, कैसे वो डिसइंटीग्रेट हुआ, कौन कौन उसके लीडर थे मेन, वो सारे हम पढ़ेंगे। जो एक बुक है नेक्स्ट ईयर, वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे है। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये सारी मूवमेंट हम पढ़ेंगे, नए मूवमेंट पढ़ेंगे, बाइपोलर वर्ल्ड पढ़ेंगे, उसके बाद जितने हम ये रीजनल ग्रुपिंग पढ़ रहे, ब्रिक्स, सार्क, ये सारे के सारे सब चैप्टर हैं आपकी बुक में, ठीक है। देन इसकी शुरुआत कहाँ पे ये हो गया, अच्छा, ये युगोस्लाविया कंट्री, जैसे इंडिया तो अभी भी एग्जिस्टेंस में है, इजिप्ट भी कंट्री है अभी, ठीक है। इजिप्ट में हमने एक इंपॉर्टेंट कैनाल पर रूट पढ़ा था, स्वेज कैनाल, जो रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है, ठीक है। युगोस्लाविया नहीं मिलेगा आप अगर आप ढूंढोगे तो, ठीक है। युगोस्लाविया 1991 में यूएस के साथ साथ इसका भी डिसइंटीग्रेशन हो गया और यूरोप की 4, 5 या 6 कंट्रीज में ब्रेकडाउन हो गया था ये, ठीक है। साइबेरिया है एक, उसमें क्रोशिया है एक, हरगोनविया है, ऐसे करके 5 कंट्रीज हैं, ठीक है। उनमें 5 या 7 कंट्रियों में ब्रेकडाउन हो गया था, ठीक है। कोई नहीं, बस मैं इतना बता रहा हूँ कि ये कंट्री नहीं मिलेगी कहीं, आप इसको देखो कि ये कंट्री तो मिल ही नहीं रही है कहाँ पे है मैप पे, तो ये अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। 1991 में इसका भी डिसइंटीग्रेशन हो गया था। हम वहां पे उसमें ज्योग्राफी में पेनिनसुला पढ़ोगे आप,
एपिनाइन पेनिनसुला, ठीक है, एपिनाइन पेनिनसुला के पास में है ये कंट्रीज, ठीक है। एपिनाइन पेनिनसुला की मेन कंट्री है इटली, उसको इटालियन पेनिनसुला भी बोलते हैं इसलिए। पेनिनसुला तो क्लियर होगा अभी तक, ठीक है। देन तो कहां से फाउंड हुआ ये मूवमेंट? नेम मूवमेंट का जो फाउंडेशन था वो स्टार्ट हुआ 1955 में, जब बंडंग कॉन्फ्रेंस हुई। ये बंडंग कॉन्फ्रेंस हुई इंडोनेशिया में, और ये बंडंग कॉन्फ्रेंस थी ऑफ एशिया एंड अफ्रीकन डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज। एशिया और अफ्रीका में जो जो कंट्री डीकोलोनाइज हो रही थी उन सब ने मीटिंग की एक 1955 में बंडंग में, इंडोनेशिया में, और उन्होंने वहां से डिसाइड किया कि हम लोग अलाइनमेंट नहीं करेंगे किसी के साथ भी, ठीक है। देन उसके बाद उस चीज को उन्होंने पेपर पे उतारा। बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में एक जगह थी मतलब 1961 में, ठीक है। तो 1961 में पहली ऑफिशियल नेम सबमिट हुई थी, बेलग्रेड यूगोस्लाविया 1961 में। फाउंडिंग स्टोन उसका डल गया था 1955 में, बंडंग कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में। यहां पे एशिया और अफ्रीका की डीकोलोनाइज कंट्रीज इकट्ठा हुई, काफी सारी, उनके लीडर इकट्ठा हुए। बेसिकली उन्होंने डिसाइड किया कि हम किसी भी ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे और हम अपना एक अलग से नॉन अलाइन ग्रुप रखेंगे, और वो नॉन अलाइन ग्रुप की पहली मीटिंग हुई यूगोस्लाविया में, बेलग्रेड में। इनिशियली 25 कंट्री ने अटेंड किया था। ये चीज वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप अगले साल लिखोगे नेम मूवमेंट पे पूरा नोट लिखना है तो वहां तो आपको लिखना पड़ सकता है ये चीजें। तो ये यूएस लेड वेस्टर्न ब्लॉक कैपिटलिस्ट ब्लॉक और सोवियत लेड ईस्टर्न ब्लॉक कम्युनिस्ट ब्लॉक। हाँ, ये वाला इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, और जकार्ता हेडक्वार्टर है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस, आसियान बोल देते हैं इसको। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में, इंडोनेशिया में। आसियान भी एक ब्लॉक है जिसको आप अगले साल डिटेल में पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मतलब यह है कि जो साउथ ईस्ट एशिया में जो नेशन है वो इसके पार्ट है। सारी की सारी आइलैंड कंट्री है, 11 मेंबर हैं इसके, और सब आइलैंड कंट्री हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, और जकार्ता एक कोस्टल सिटी है, तो इसलिए इंडोनेशिया अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है जकार्ता से। न्यूसंतारा ये नई कैपिटल होगी इंडोनेशिया की। हमने एक आइलैंड पढ़ा था ब्रूनेई, ठीक है, उस पे होगी वो। 3 कंट्री थी उस पे, इंडोनेशिया, बोर्नियो आइलैंड था, बोर्नियो आइलैंड पे 3 कंट्री थी, इंडोनेशिया, ब्रूनेई और मलेशिया, ठीक है। तो वहां पे एक प्लेस है ईस्ट कालीमंथन, तो वहां पे ये अपनी कैपिटल शिफ्ट कर रहा है। न्यूसंतारा उसकी नई कैपिटल होगी। एक्सपेक्टेड तो पहले 24 तक ही था, लेकिन अभी हुआ नहीं शिफ्ट।
देन जो नेम के प्रिंसिपल्स हैं वो ये हैं: रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ कंट्री, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, नॉन एग्रेशन एंड इक्वल राइट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल पीपल। इनको पंचशील प्रिंसिपल भी बोलते हैं। – 1954 में नेहरू ने दिए थे इंडो चाइना रिलेशनशिप को अच्छे करने के लिए, लेकिन बाद में फिर इनको नेम के प्रिंसिपल्स के तौर पे भी एक्सेप्टेंस मिल गई। तो 500 प्रिंसिपल आपको याद करने हैं, कौन कौन से हैं। रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी मतलब सेल्फ रूल, इंडिपेंडेंस, एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतलब हम एक दूसरे की जो टेरिटरी है उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, क्योंकि चाइना और हमारे बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। कौन सी लाइन? मैकमोहन लाइन। उसके अकॉर्डिंग चाइना को अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश उनका हिस्सा है और हमारे अकॉर्डिंग वो हमारा हिस्सा है। नॉन इंटरफेरेंस, किसी के इंटरनल अफेयर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ठीक है, इंटरनल अफेयर में कैसे इंटरफेरेंस हो सकता है? जैसे आज के टाइम पे बहुत ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे नेपाल है, भूटान है, मालदीव्स है, जो छोटी कंट्री है ना, तो वहां पे इंडिया भी इंटरफेयर करता है, बाकी कंट्री भी इंटरफेयर करती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन हो जाते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी की जीत के लिए पूरा अपना पूरा पैसा और भी जो डिप्लोमेटिक चेंज वो कर सकते हैं वो सब कुछ यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, मालदीव्स में मोहम्मद मुइज़ू प्रो चाइना पर्सन है, तो वहां पे दो अलग अलग पार्टीज हैं, एक को इंडिया सपोर्ट करता है। तो इंटरनल पॉलिटिक्स में आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है। क्योंकि इलेक्शंस के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा उन कंट्रीज के पास है नहीं, नेपाल, भूटान और इनके पास। तो चाइना भी पैसा डालता है, इंडिया भी डालता है, वेस्टर्न कंट्री भी डालते हैं, ताकि गवर्नमेंट उनके फेवर में रहे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मतलब सब मिलजुल के रहेंगे, नॉन एग्रेशन, एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, और इक्वल राइट एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल द पीपल। जो लोग हैं एक दूसरे कंट्री के, उनको सबको एक दूसरे की कंट्री में राइट्स मिलेंगे इक्वल, और उनका एक तरह से क्या बोलेंगे, उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए क्या वर्ड यूज करें, दे विल गिव द राइट टू लिव विद द डिग्निटी, एक तरह से। ठीक है, मतलब उनको सम्मान दिया जाएगा वो अगर एक दूसरे की कंट्री में जाएंगे। तो ये पंचशील के प्रिंसिपल है जो 1954 में नेहरू ने दिए थे इनिशियली इंडो चाइना रिलेशनशिप को अच्छे करने के लिए। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे, पंचशील भी आप लोगों के सिलेबस में नेक्स्ट ईयर। तो इंडिया चाइना रिलेशनशिप पढ़ना है उसमें हमें। ठीक है, तो इसी साल में क्या ये तो पंचशील प्रिंसिपल थे, बाद में नेम ने अडॉप्ट कर लिया ना 1961 में इनको। ठीक है, अभी सबमिट हुई है किगाली, कंपाला में। ठीक है, और कंपाला इज द कैपिटल ऑफ युगांडा। ठीक है, यहां पे ऊपर आपको एक कंट्री दिख रही है, इथियोपिया। इथियोपिया को हमने किया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। और कौन कौन सी कंट्री थी? सीड कंट्री थी। ठीक है, इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। एडिस अबाबा इज द हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर है एडिस अबाबा। अफ्रीकन यूनियन क्या है? जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन पढ़ा था हमने, ये भी दोनों सिलेबस में आपके नेक्स्ट ईयर अफ्रीकन यूनियन भी और यूरोपियन यूनियन भी दोनों पढ़ने हैं हमें। तो अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका की 55 कंट्रीज का एक ग्रुप है, और यूरोपियन यूनियन में कितनी है? 27। इसमें
55 कहीं 54 आता है, कहीं 55 आता है, तो दोनों डाटा में कंफ्यूजन रहता है, 54 55 जो भी हो। अफ्रीकन यूनियन, इधर एक कंट्री है केन्या। केन्या इधर इंडियन ओशियन में ओपन होती है, केन्या के इधर इंडियन ओशियन आएगा, ठीक है। केन्या की कैपिटल है नैरोबी। नैरोबी इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है नैरोबी, केन्या की कैपिटल में। एकमात्र अफ्रीकन कंट्री है जहां कोई इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। और UNEP बहुत सारी रिपोर्ट देती है वैसे तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, लेकिन उसकी एक रिपोर्ट है इमिशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, इमिशन गैप का मतलब है, इमिशन का मतलब होता है एग्जिट करना, इमिट करना। इमिशन गैप का मतलब हर एक कंट्री का अपना अपना टारगेट है कि वो कितनी ग्रीन हाउस गैस रिलीज करेंगे। ग्रीन हाउस गैस रिलीज करने को बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट, कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है, कि कितना कार्बन आप एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हो। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट मतलब कितना ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कर रहे हो आप। तो हर एक कंट्री का वो टारगेट है, तो उस टारगेट में कितना गैप है, किसने कितना फुलफिल किया उस टारगेट को, तो उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट देती है इमिशन गैप रिपोर्ट, कि गैप कितना रहा, कितना इमिट करना चाहिए था, कितना आपने किया। तो अलग अलग कंट्रीज के डाटा को कंपाइल करती है। इंडिया का कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट है 2070, मतलब 2070 तक हम एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनने की हम लोगों ने प्लेज लिया है। एक तरह से कार्बन न्यूट्रल का मतलब जितना हम कार्बन रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर पे, उतना ही हम पेड़ वगैरह लगा लेंगे, उतना ही हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, जाओ उठ के मुंह धो के आओ। वो जो फ्लाइट्स के नीचे लिखा होता है इतने % का एमिशन, वो इससे से रिलेटेड है क्या? किसके नीचे? फ्लाइट की टिकट के नीचे लिखा होता है। हाँ, कि मतलब कितना इमिशन करेगी ये फ्लाइट, वो कार्बन इमिशन करते हैं वो भी। तो हमारा कार्बन न्यूट्रल होने का टारगेट है 2070। इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे। कार्बन न्यूट्रल होने का मतलब है जितना कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना ही हम एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, कि हम ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें। रिन्यूएबल एनर्जी लाइक हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये सारी रिन्यूएबल एनर्जीज हैं। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल यूज करें, तभी सोलर पैनल्स को लेके इतनी सब्सिडी मिलती है। मतलब गवर्नमेंट इतना छूट देती है कि आप सोलर पैनल लगवाओ, क्योंकि अभी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। जो हम यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जो कोल को बर्न करके यूज की जाती है। लोअर क्लासेस में साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोल बर्न होता है, उससे पानी गर्म होता है, फिर उससे स्टीम बनती है और वो स्टीम टरबाइन को रोटेट करती है और एनर्जी बनाती है। कुछ याद आया? ऐसा पढ़ा था 8th क्लास में, पढ़ा होगा 8th क्लास की साइंस में है ऐसा कुछ। हाँ, तो उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। तो उसमें कार्बन इमिशन होता है बहुत ज्यादा, तो उसको कम करना है हम लोगों को। ठीक है,